हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आर के मैं तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करें आज के सेशन को एक शानदार कोट से। अनलेस यू स्प्रेड योर विंग्स यू हैव नो आइडिया हाउ फार यू कैन फ्लाई। यानी कि जब तक तुम अपने पंख नहीं फैलाते आपको अंदाजा नहीं कि आप कितनी ऊंची उड़ान भर सकते हैं। तो चलिए, ये आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं इस बारे में। तो आपका मेंस लेवल के जो आपके एग्जाम होते हैं एसबीआई पीओ मेंस, उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक शानदार वर्ड के साथ, मेलनकली। इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ सैडनेस विच लास्ट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी कि आपका भी हाल फिलहाल में जो आपको बैंक का एग्जाम हुआ था उसमें ये वर्ड पूछा गया था। तो चलिए बिना देरी किए सीधा आते हैं अपने आज के क्वेश्चंस पे। एसबीआई पीओ मेंस लेवल के आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो जिसमें अभी हम पहले बात करेंगे सेंटेंस रीअरेंजमेंट के ऊपर, यानी कि आपका पैराजिम्बल, जिसको आप दूसरे शब्दों में कहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड हियर। सो वी हैव अ क्वेश्चन ए से लेकर के आपका एफ तक, ए बी सी डी ई एफ, यानी कि आपके पास इतने सारे सेंटेंसेस दिए हैं और आपको क्या करना है, इनको पहले सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करना है। आप सारे बैंकिंग के एस्पिरेंट हैं एंड यू ऑल नो वेरी वेल कि बैंकिंग का क्वेश्चन किस लेवल का होता है। पूरा स्क्रीन भर जाता है। मैं एक बार साइड हो जाता हूं, आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। 1 2 3। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब इनको कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको वो बताता हूं। आई लेट यू नो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, हाउ टू डील विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहां पे आपके सामने एक लंबा चौड़ा सेंटेंस रीअरेंजमेंट दे दिया गया है और अब इनको सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक आप कह सकते हो, एक तरीका कह सकते हो, CAP कैप। सर ये CAP कैप मतलब क्या है, चलिए बताता हूं। सी, फिर आपका ए एंड देन आपका पी फॉर पैरेट, पी फॉर पैरेट। अब ये CAP मतलब हो गया, सी का मतलब आपका कंजंक्शन, ए का मतलब आपका आर्टिकल एंड एडजेक्टिव, और पी का मतलब हो गया बेटा क्या, पी का मतलब आपका प्रेपोजिशन एंड प्रोनाउन। अगर आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से क्लियर है, ये 5 टॉपिक पे कमांड अच्छी है, तो आप इनको बहुत इजीली कर पाओगे। कैसे करके दिखाते हैं, ज्यादा बातचीत ना करके सीधा मुद्दे पे आए। कैसे किया जाएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे स्टार्टिंग में आपके पास लिखा हुआ है, इफ चाइना इज द वर्ल्ड्स फैक्ट्री इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड्स आउटसोर्सिंग सेंटर कीपिंग इन लाइन विद दिस इमेज। स्टार्टिंग में आपके पास इफ आ गया है एंड यू ऑल नो वेरी वेल कि भाई इफ से हम सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं। यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं, यानी ओपनिंग सेंटेंस हो सकता है। तो अभी हम इसको रोकते हैं, अगले पे चलते हैं। यहां लिखा है बट इंडियाज फ्यूचर। अगर आपके पास बट लिखा आ गया, इट मीन्स वी कैन नॉट स्टार्ट आवर सेंटेंस विद दिस वर्ड, क्योंकि बट एक ऐसा कंजंक्शन होता है जो दो अपोजिट बातों को जोड़ने का काम करता है। अगर आगे पॉजिटिव बात होगी तो पक्का पीछे नेगेटिव होगा, और आगे नेगेटिव है तो पक्का पीछे पॉजिटिव होगा, समथिंग लाइक दैट। तो आप इससे शुरू नहीं कर सकते, छोड़ दो इसको। फिर आगे, व्हाइल इट्स क्रिएटिव एसेट्स, यहां पे एक शब्द है इट्स, एंड दोज स्टूडेंट्स हु थिंक कि यहाँ पे इट्स जो है एक प्रोनाउन है, बट आई नीड टू टेल यू दैट इट्स इज अ पॉजेसिव एडजेक्टिव। ऑलवेज रिमेंबर, ये प्रोनाउन नहीं होता, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। अभी मैंने पीछे आपको बताया था CAP कैप, तो ए वाला जो शब्द था उसमें एक पॉजेसिव एडजेक्टिव भी था, ठीक है। अब व्हाइल इट्स क्रिएटिव एसेट्स, ये जो इट्स आया बेटा, ये किसी ना किसी के लिए तो आया होगा। किसके लिए आया है, तो सर इंडिया के लिए आया है, ठीक है। इंडिया चाइना जो भी है, अभी आगे हम पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग उसके लिए आया होगा, यानी इससे भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं करेंगे, छोड़ दो। और आगे चलो, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज एविडेंट इन फैक्ट दैट द वर्ल्ड इज मूविंग फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी टू अ क्रिएटिव इकोनॉमी दैट जनरेट्स वेल्थ बाय हार्नेसिंग इंटेलेक्चुअली लेबर। अब देखो यहां पे इतना लंबा चौड़ा हम पढ़ करके टाइम पास नहीं करेंगे, सीधा आप देखो एक शब्द लिखा है दिस ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप लोगों को प्रोनाउन और एडजेक्टिव की क्लासेस अच्छे से मिली है तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो दिस है ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, एंड यू ऑल नीड टू नो कि दिस तब लगाया जाएगा जब इससे रिलेटेड पहले बात बोली होगी। अब यहाँ पे एक शब्द देखो, अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक लाइन लिखी है अ स्वीपिंग ट्रांसफॉर्मेशन, अ स्वीपिंग ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ये जो दिस ट्रांसफॉर्मेशन है वो पक्का इसी के लिए आ रहा होगा, हाँ या ना, कनेक्ट हो गया। अ स्वीपिंग ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो दिस ट्रांसफॉर्मेशन है ये इसी के लिए आया होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सर सी के बाद पक्का है कि डी आएगा 100%। अब ये स्टार्टिंग है,
ये नहीं कह रहे हैं हम, ये कह रहे हैं सी के बाद डी आएगा 100%। और आगे, इट्स सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट। अब यहाँ पे आपका फिर से इट्स आया, इससे भी शुरू नहीं करते, फिर आगे चलो, इफ द मीटिंग ऑफ वर्ल्ड लीडर एट दावोस, यहां पे भी एक बात स्टार्ट होगा, ये भी इफ से है सर, या तो सेंटेंस इससे शुरू होगा या तो इससे। अब कैसे पता चलेगा, अब थोड़ा सा ढंग से दिमाग लगा करके इसको पढ़ के देखें, ठीक है। इफ द मीटिंग ऑफ वर्ल्ड लीडर एट दावोस इज एन इंडिकेशन इंडिया इज रैपिडली बिकमिंग एन इकोनॉमिक रॉक स्टार, यानी कि दावोस नाम की जगह में जो वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स हैं जिनकी मीटिंग हुई, तो ये एक इंडिकेशन है कि इंडिया जो है अब बहुत ही तेजी से इकोनॉमिक के मामले में बहुत तेजी से रॉक स्टार बनता चला जा रहा है, यानी कि तेजी से ग्रो करता चला जा रहा है। तो आपका ये एफ वाला पार्ट स्टार्ट हो सकता है। और उसके बाद यहां पे है, अगर चाइना वर्ल्ड के लिए फैक्ट्री है तो इंडिया भी बहुत बड़ा आउटसोर्सिंग सेंटर है, इस बात को हमें दिमाग में रखने की जरूरत है। तो यानी कि आपका ये नंबर 1, फिर उसके बाद ये नंबर 2, उसके बाद और आगे चलते हैं। अच्छा, यहां पे अभी, बट इंडियाज फ्यूचर क्रूशली डिपेंड्स ऑन इट कंप्लीटली फुली इन द क्रिएटिव इकोनॉमी ना, इससे पहले आपका ये वाला है कि इंडिया जो है वो तेजी से कैसे आगे बढ़ रहा है, किस मामले में वो आउटसोर्सिंग सेंटर है वर्ल्ड का सबसे बड़ा। वो देखो यहां पे भी लिखा है आउटसोर्सिंग अकाउंट, लिखा है, रिलेटेबल मिला, यानी कि ये आएगा कि इट्स सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, इट्स का मतलब इंडिया, इंडिया की जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है। इट्स टेक आउटसोर्सिंग अकाउंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ द $300 बिलियन, यानी कि हम जो है इतना बिलियन डॉलर का सिर्फ एक्सपोर्ट कर देते हैं, यानी कि इंडिया सॉफ्टवेयर के मामले में बहुत आगे है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नंबर 3। उसके बाद और आगे चलते हैं, फिर बात हो रही है इंडिया का फ्यूचर, लेकिन सिर्फ इसी पे डिपेंड नहीं करता है कि हम जो नॉट जस्ट इन टेक्नोलॉजी, यानी कि हम सिर्फ टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर में आगे रहें, इसी पे डिपेंड नहीं करती सारी चीजें, बट अक्रॉस डिजाइन, एंटरप्रेन्योरशिप, आर्ट, कल्चर, एंटरटेनमेंट, हमें इसमें भी आगे आने की जरूरत है। यानी कि आपका ये नंबर 4 बन गया। और 5 और 6 में मैंने आपको बता ही दिया, सी और डी का पेयर बनेगा, तो सी आपका बन गया 5 और ये आपका बन गया 6। तो आपका जो करेक्ट पेयर बना वो कुछ ऐसा बन गया, करके देखें एक बार। सबसे पहले आपका एफ वाला पार्ट आया, उसके बाद आपका ए वाला पार्ट आया, एंड देन कम टू द नेक्स्ट वन, ई वाला पार्ट आया, फिर आपका बी, और उसके बाद आपका सी एंड डी, एफ ए ई बी सी डी, एफ ए ई बी सी और डी। चलो एक बार चेक करते हैं, एफ ए ई बी सी डी, एफ ए ई बी सी डी, 1 2 3 4 5 6, 6 पूछा गया है, 6 है आपका डी। फिर थर्ड पूछा गया है 1 2 3, थर्ड है आपका ई। एक बार चेक कर लेते हैं, आपका डी और ई होना चाहिए, यस सर सही आ गया आंसर। और आगे चलो, फिफ्थ पूछा गया है, तो फिफ्थ आपका है एफ ए ई बी सी डी था, यही था पेयर आपका, एफ ए ई बी सी और डी। फिफ्थ 1 2 3 4 5, फिफ्थ है आपका सी। फिर फर्स्ट पूछा गया है, फर्स्ट है आपका एफ, यानी कि सी के बाद आपका एफ आ गया, ठीक है, सी के बाद एफ आ गया। अच्छा, उसके बाद पूछा जा रहा है सेकंड, बताओ भाई, एफ ए ई, यही था ना सेकंड नंबर पे आपका ए। चलो चेक कर लेते हैं इसको भी एक बार, तो चेक का ए आ गया, है ना आसान। तो ये तो बात हुई, हमने सेंटेंस रीअरेंजमेंट की करी। भाई देखो, अभी मैंने टाइम लेकर के आपको बताया क्योंकि सिखाने का पर्पस था मेरा, ठीक है। यही चीज जब आप लोगों को मतलब जब आप क्लास में करेंगे, एग्जाम में करेंगे, तो इतना टाइम नहीं लेना। यहाँ मैं आपको सिखाते हुए कर रहा हूँ, इसलिए टाइम लेते हुए कर रहा हूँ, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा बहुत स्पॉटिंग एरर की, यानी कि अब आपका एरर वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। ये आपका एसबीआई पीओ मेन, ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। In the first 2 months of this fiscal, the sales of tractor has seen a drop of about 5%. However, the industry is waiting for the monsoon to arrive at the firm conclusion about growth prospect. ये मतलब लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इतना लंबा नहीं घूमना हमें तो बहुत आसानी से आंसर चाहिए। कैसे आंसर मिलेगा बताता हूँ। देखो, इतना लंबा हमको यहाँ वहां नहीं भटकना है, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ इसका आंसर निकाला जा सकता है। ध्यान दीजिएगा कैसे, यहां पे आपके पास लिखा है द सेल्स ऑफ ट्रैक्टर्स, द सेल सब्जेक्ट 1 हो गया, उसके बाद ऑफ, ये ऑफ आपका प्रीपोजिशन हो गया बीच में, ठीक है। जब सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 प्रीपोजिशन से जुड़ता है तो इसके बाद वाला वर्ब हमेशा किसके हिसाब से आएगा, सब्जेक्ट 1 से। तो आपका ट्रैक्टर सब्जेक्ट 2 था, सेल्स आपका सब्जेक्ट 1 था, हमें 1 के हिसाब से वर्ब चाहिए होती है। तो यहां पे आपका एक शब्द लिखा था, ध्यान दीजिएगा, हैज, तो इट शुड बी हैव, ये हैव होना चाहिए। द सेल्स ऑफ ट्रैक्टर हैव सीन अ ड्रॉप, ऐसे करके
कितना टाइम लगा? 2 मिनट। यानी कि आपको ये 2-4 टॉपिक पे कमांड अच्छी रखनी चाहिए। आप भले बैंकिंग के एस्पिरेंट है, जो बच्चे कहते हैं सर बैंकिंग में ग्रामर ज़्यादा नहीं आती है, हमें तो कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल ये सब चाहिए होता है। बिल्कुल आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री विथ यू कि आप लोगों को चीज़ें ही करनी चाहिए, बट जितना ग्रामर का पोर्शन ज़रूरी है उतने को भी साथ में लेकर के ज़रूर चलो, तो ही चीज़ें आप सीख पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने लिखा है टू पोर्ट्रे व्हाट इज फेयर, व्हाट अ फेयरनेस क्रीम डज विदाउट एनी शॉर्ट ऑफ कंपैरिजन और विजुअल रेफरेंस आर वेरी डिफिकल्ट। अब इसको कैसे किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो टू पोर्ट्रे व्हाट अ फेयरनेस क्रीम डज विदाउट एनी शॉर्ट ऑफ कंपैरिजन और विजुअल रेफरेंसेस आर वेरी डिफिकल्ट, ये आपका मिस्टेक है। कैसे? यहां से लेकर के यहां तक आप सोचिए, एनी शॉर्ट ऑफ कंपैरिजन और विजुअल रेफरेंसेस, यहां से यहां तक एक बार हटा के पढ़ो, क्या बना? टू पोर्ट्रे इज वेरी डिफिकल्ट, यानी कि पोर्ट्रे करना बहुत डिफिकल्ट है। क्या पोर्ट्रे करना डिफिकल्ट है? ये पोर्ट्रे करना डिफिकल्ट है कि जो फेयरनेस क्रीम है वो विदाउट एनी शॉर्ट ऑफ कंपैरिजन विजुअल इफेक्ट वो कैसा काम करती है। मतलब जो फेयरनेस क्रीम के जो ऐड आते हैं वो ज्यादा तो विजुअल इफेक्ट्स के साथ आते हैं, मतलब उसमें जो है सच्चाई कम होती है और झूठ वाली चीजें ज्यादा होती है। ठीक है, ये हम तो पोल खोल रहे हैं भाई उनकी। ठीक है, तो आपका आंसर इज होगा, उसके हिसाब से आपकी बर्बारी है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियर वेस्ट विल स्टिल बीइंग रेडियो एक्टिव इवन आफ्टर 20,000 ईयर्स, तो इट मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ वेरी केयरफुली। वैसे यहाँ पे एक छोटा सा एरर है जो कि टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, इग्नोर करो इसे, ये जल्दी जल्दी में टाइपिंग में हो गया होगा। अच्छा, न्यूक्लियर वेस्ट विल स्टिल बीइंग रेडियो एक्टिव, यानी कि जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है वो रेडियो एक्टिव रहता है कई कई सालों तक, मतलब हजारों सालों तक रेडियो एक्टिव रहता है। तो ये बहुत जरूरी है कि इनको ठीक तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए, मतलब इनको ठीक तरीके से ठिकाने लगाया जाए। तो यहाँ पे देखो विल के बाद बीइंग लिखा है। अच्छा एक बात बताओ, शी विल गो होता है या शी विल गोइंग होता है? सोचो, शी विल गोइंग तो नहीं हो सकता, शी विल गो। ही विल ईट या ही विल ईटिंग, तो ऑब्वियसली ही विल ईट ऐसा बोलते हैं। वैसे ही यहां पे आपका होगा न्यूक्लियर वेस्ट विल स्टिल बी रेडियो एक्टिव। वैसे यहां पे मैं आपको ऑप्शन और दे दूं, रिमेन भी हो सकता है। बात नॉन लिविंग थिंग की है ना, तो आप रिमेन या बी दोनों में से जो चाहे आप लगा सकते हो। तो न्यूक्लियर वेस्ट विल बी रेडियो एक्टिव या विल रिमेन रेडियो एक्टिव, मतलब रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही। ठीक है, और बी आप सब जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ये। ठीक है, अगला, अ पब्लिक सेफ्टी एडवर्टाइजिंग कैंपेन इन रशिया होप टू ड्रॉ अटेंशन टू ऑफ पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। कैसे किया जाए, ये भी आसान है। देखो, अब पब्लिक सेफ्टी एडवर्टाइजिंग कैंपेन, यहां से लेकर के यहां तक आपका सब्जेक्ट 1 हो गया, रशिया सब्जेक्ट 2 हो गया, प्रीपोजिशन आपके पास इन आ गया। एंड अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले दैट व्हेनेवर सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 बोथ आर कनेक्टेड विद अ प्रीपोजिशन, सो यू ऑल नो वेरी वेल कि हम हमेशा वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 1 लेंगे। सब्जेक्ट 1 सिंगुलर, सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल। अब यहाँ पे कैंपेन के हिसाब से क्या आना चाहिए? इट शुड बी होप्स। वैसे ही गलत लिखा है ये तो, होप, इट शुड बी होप्स, तो आपका आंसर हो जाएगा होप्स, राइट। और एक और देख लेते हैं, अ कैश प्राइज वाज अवार्ड टू द मोस्ट सक्सेसफुल सेल्समैन ऑफ द ईयर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। ये कैसे किया जाएगा? ये भी बहुत आसान है। अ कैश प्राइज वाज अवार्ड नहीं होगा, इट शुड बी अवार्डेड, इट शुड बी अवार्डेड। यानी कि पैसिव वॉइस में लिखा है कि एक कैश प्राइज का जो अवार्ड दिया गया, किसको दिया गया? तो सेल्समैन ऑफ द ईयर जो भी था, सेल्समैन ऑफ द ईयर, उसको ये चीज अवार्ड के रूप में दी गई। तो होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अब ये एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क देना चाहूंगा। एक काम कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं साइड हो जाता हूँ। कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा नीचे ऑफलाइन में कि आपको क्या लगता है इसका सही जवाब क्या है। ठीक है, अभी हम सेशन को यहाँ करते हैं समाप्त। उम्मीद है सेशन पसंद आया, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। ठीक है।